नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में और डेट है आज की 7 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल है वो एशिया का सबसे बड़े सोलर प्लांट्स के उद्घाटन के बारे में है, जो कि 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको किया जाएगा। और इसकी जो क्षमता है वो 750 मेगावाट्स है। कितनी है? 750 मेगावाट्स, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट्स होगा। और अगर बात की जाए, सिंगल साइट परियोजना जो है वो सबसे बड़ी होगी, मतलब कि एक ही स्थान पर इतनी बड़ी सोलर परियोजना पूरे एशिया में नहीं स्थापित की गई है अभी तक 750 मेगावाट्स की। अगर बात की जाए इस परियोजना की बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा और मध्य प्रदेश की रीवा डिस्ट्रिक्ट के एक तहसील है गुरु तहसील, वहाँ इसको स्थापित किया जाएगा। इसका जो एरिया होगा, कितने एरिया में ये फैली होगी? 1590 एकड़ में ये फैली होगी। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या मतलब कार्यान्वयन जो किया जाएगा वो एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया गया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने और मध्य प्रदेश विकास ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा मिलकर, जिसका नाम रखा गया है रीवा अल्ट्रा मेगा लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड नाम रखा गया है। इस जॉइंट वेंचर के द्वारा इस परियोजना को लागू किया जाएगा। इस परियोजना की अगर लागत की बात की जाए तो 4000 करोड़ रुपए की लागत आई है इस परियोजना में। और IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है इस परियोजना के लिए सलाहकार है, लेन देन सलाहकार, मतलब कि जो फाइनेंस से संबंधित एडवाइस है उसके लिए IFC जो है वो एडवाइज़र का काम करेगा। 31 जनवरी 2018 को वर्ल्ड बैंक समूह ने इस परियोजना के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए $30 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना से संबंधित इमेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें जो 1609 हेक्टेयर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1605 है। ठीक है, 750 मेगावाट्स की परियोजना होगी। ये एशिया की सबसे बड़ी सोलर परियोजना होगी। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में 5 समझौते किए गए हैं। शैक्षिक मतलब कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 समझौते किए गए हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो अफगानिस्तान की मैप से संबंधित जानकारी इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये तो आपको हमने बता ही दिया। कंटेस्ट क्या है? कंटेस्ट है कि 5 समझौते किए हैं एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अगर बात की जाए इन समझौतों को, तो इन समझौतों को किया गया है उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के रूप में, यानी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। अगर बात की जाए हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो इसको शुरू किया गया था 2005 में, और जिसमें भारत सरकार और अफगानिस्तान सरकार में 550 से अधिक वित्तीय परियोजनाएं जो हैं वो लागू की जा रही हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान का मैप हम देख लेते हैं। अफगानिस्तान का मैप ये है, यहाँ पर देखिए ये है काबुल। ठीक, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो मिलता है पाकिस्तान से, इंडिया से, चाइना से, तजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से और तुर्कमेनिस्तान से, और यहाँ पर ईरान से। तो ये इम्पॉर्टेंट है अफ़गानिस्तान का मैप। अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान में फ़िज़िकल लोकेशंस की, तो फ़िज़िकल लोकेशंस में अफ़गानिस्तान में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेगिस्तान लिखा हुआ है और ये है सेलेह से फीड कोल। ठीक, उसके बाद हिंदुकुश की जो श्रृंखला है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पामीर का पठार है जो कि तजाकिस्तान और चाइना से संबंधित है। तो बस यही इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। यहाँ पर ये पाकिस्तान में एक आप रेंज देख सकते हैं, सुलेमान रेंज जो है वो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो बलराम योजना के बारे में है, जो कि उड़ीसा में लॉन्च की जाएगी। बलराम योजना, इसमें क्या होगा? जो भूमिहीन किसान है, मतलब जिनके पास भूमि नहीं है, उन किसानों को ऋण दिया जाएगा और इसी योजना को नाम दिया गया है बलराम योजना। इसके तहत 7 लाख किसानों को ऋण की व्यवस्था की जाएगी जिनके पास खेती नहीं है, मतलब कि जो किसी अन्य का खेत करते हैं उनके लिए इस योजना से लाभ मिलेगा। इससे पहले उड़ीसा सरकार ने कालिया योजना लॉन्च की थी, जिसमें जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर बनी हुई थी पहले से। उसमें उसी का मतलब कि ये एक एक्सटेंडेड रूप है, मतलब हम कह सकते हैं एक विस्तार है। अब इनमें भूमिहीन किसानों को भी शामिल किया जाएगा। अगर बात की जाए इस परियोजना की लागत की, तो 1040 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत आएगी और इसकी जो
लागू करने के लिए जो एजेंसी हैं वो कौन कौन सी हैं, नाबार्ड और कृषि और किसान विभाग जो है उड़ीसा सरकार का, मतलब उड़ीसा का कृषि और किसान विभाग नाबार्ड के साथ मिलकर इस योजना को लागू करेगा और इस योजना को तैयार किया है इन दोनों ने मिलकर। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हिमाचल प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी कनेक्शन है। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जहां हर घर में एलपीजी कनेक्शन है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बस इतनी सी न्यूज़। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से, और इसी के तहत हिमाचल प्रदेश जो है अपने हर घर को एलपीजी कनेक्शन देने वाला प्रथम राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा ये घोषणा की गई थी 6 जुलाई को। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो महाराष्ट्र के महाजॉब पोर्टल्स के बारे में है, जो कि रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर होगा क्या, इस पोर्टल पर ये होगा कि जो इंडस्ट्रियल हैं और जो वर्कर हैं उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। जैसे इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है वर्कर्स की, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स इस पोर्टल पर लिखेंगे, और जो वर्कर्स हैं वो इस पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं कि किस इंडस्ट्री में कितनी जॉब्स हैं और वो कहाँ कहाँ उनको वर्क मिल सकता है। तो यह इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस पोर्टल पर रजिस्टर करेगा उसके पास महाराष्ट्र राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। मतलब कि महाराष्ट्र के जो निवासी हैं वही इस महाजॉब पोर्टल्स पर वर्कर्स के तौर पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पोर्टल को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी MIDC के द्वारा सफल कार्यान्वयन किया जा रहा है। मतलब कि नोडल एजेंसी जो है वो महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम है। अगर बात की जाए इस पोर्टल को डेवलप करने में कौन कौन से विभाग शामिल हुए हैं महाराष्ट्र के, तो श्रम विभाग, उद्योग विभाग और कौशल एवं उद्यमिता विभाग जो है वो मिलकर इस पोर्टल को बनाया है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो नेकर सम्मान योजना या बुनकर सम्मान योजना के बारे में है, जो कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में लॉन्च की है। देखो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है, जिसका एक अन्य नाम जो है बुनकर सम्मान योजना भी है। इस योजना के तहत क्या होगा, बुनकरों को 2000 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। मतलब कि जो भी बुनकर हैं उनको 2000 रुपये की फाइनेंशियल एड दी जाएगी, जिससे कि वह कोविड-19 से संबंधित जो भी उनका वर्क लॉस हुआ है उसकी वो भरपाई कर सकें। इस योजना के जो लाभार्थी होगा उसके लिए क्या होगा, कर्नाटक राज्य में रेशम, कपास, ऊनी और अन्य हथकरघा बुनकरों को सिंधु पोर्टल पर अपने आप को पहले से पंजीकृत करना होगा। उन्हीं बुनकरों को ये लाभ मिल पाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, नेकर सम्मान योजना या बुनकर सम्मान योजना, जो कि कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, ऐसी न्यूज़ आई है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य ये असम में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशंस जो है वो असम में है। ठीक है, अगर बात की जाए इस देहिंग पटकाई को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की क्या मतलब आवश्यकता हुई। देखो, अभी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा एक निर्णय लिया गया था, जिसमें इस देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य में कोल माइनिंग के लिए नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड को स्वीकृति दी गई थी, मतलब कि कोयला खनन के लिए, और तभी वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। अब असम की सरकार ने एक फैसला लिया है कि वह इस देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड कर देंगे, जिससे कि उन लोगों का जो विरोध है वो समाप्त हो और इसको अधिक से अधिक संरक्षण प्राप्त हो सके। इसी के साथ यहाँ पर एक सालेकी आरक्षित वन इको सेंटर भी है, इको सेंसिटिव जोन भी है, उसको भी देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के दायरे में लाया जाएगा। अगर बात की जाए देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य की, तो इसको 1992 में एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। उसके बाद 2004 में इसको वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था। अन्य कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो ये जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ लगभग 300 चिड़ियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें हॉर्नबिल की 4 प्रजातियाँ, उसके अलावा किंगफिशर की 8 प्रजातियाँ और मैमल्स की 47 प्रजातियाँ इसमें पाई जाती हैं, प्राइमेट्स की 7 प्रजातियाँ और बिल्लियों की भी 7 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। देखो, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिल्लियों की जो प्रजातियाँ हैं वो देहिंग पटकाई में ही पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिल्लियों की जो प्रजातियाँ हैं वो किस
वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती हैं, तो देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिल्लियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर कुछ प्रमुख इम्पॉर्टेंट एनिमल की अगर बात की जाए तो हुलॉक गिबन, स्लोलोरिस, असमी मैकॉक मतलब बंदर, असमी बंदर, स्टेपहेल्ड मैकॉक, कैप्ड लंगूर, एशियाटिक लाइन यहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक लाइन्स भी यहाँ पाए जाते हैं, शाही बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, चाइनीज़ पेंगोलिन और जो विभिन्न मतलब गोल्डन कैट, मार्बल कैट, क्लाउडेड तेंदुआ, ये इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। एक बार आप इसमें नज़र डाल लीजिएगा। और अगर बात की जाए यहाँ पर सांप की भी 40 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तितलियाँ की 155 प्रजातियाँ, मतलब ये सब आपको याद नहीं रखना, बस आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि इस पटकाई रिजर्व जो है देहिंग पटकाई रिजर्व, इसमें विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, सभी प्रकार की एनिमल, बर्ड्स और मैमल्स की, रेप्टाइल्स की। तो यहाँ क्या है, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है इस देहिंग पटकाई रिजर्व की या वन्यजीव अभयारण्य की। अगर बात की जाए असम के राज्य वृक्ष होलोंग को भी यहाँ पर पाया जाता है, इसके अलावा भी यहाँ पर अन्य प्रमुख ट्री भी यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में, जो कि इस आर्टिकल में आया है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की गई थी 1972 के अधिनियम के तहत। किसके तहत? 1972 के अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था, जो कि एक वैधानिक संगठन है, मतलब कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और अगर बात की जाए इस बोर्ड की, तो ये वन्यजीव से संरक्षण जो पॉलिसीज़ होती हैं या जो उपाय होते हैं उनको लागू करने में एक एडवाइज़र का काम करता है केंद्र सरकार के लिए। वन्य जीवों और वन्य संरक्षणों के विकास के लिए ये अपना काम करता है, मतलब कि इसका जो प्राथमिक काम है वो वन्य जीव और वन्य संरक्षण के विकास को बढ़ावा देना है। उसके बाद नेशनल पार्क और जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, इनके आसपास की जो भी परियोजनाएं होती हैं उनको लागू करने के लिए इस बोर्ड की अप्रूवल ज़रूरी होती है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क और वन्य जीवों की जो बाउंड्रीज़ होती हैं उनका परिवर्तन भी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता। मतलब कि कोई वन्य जीव अभयारण्य है, उसकी अगर बाउंड्री को परिवर्तित करना है, सीमा को परिवर्तित करना है, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की आवश्यकता होती है मंजूरी की। अगर बात की जाए इसके कि इसकी संरचना क्या है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा इसमें 47 मेंबर और होते हैं। ठीक है, ये तो 47 मेंबर और होते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन होता है, 19 सदस्य जो होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं, मतलब कि अपनी पोस्ट के अनुसार होते हैं। उसके बाद 3 संसद सदस्य होते हैं, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से। 10 प्रख्यात इन्वायरमेंटल होते हैं। मतलब ये सब केवल आपको ये याद रखना कि प्रधानमंत्री जो है वो इस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं और 47 इसमें मेंबर होते हैं। ठीक है, तो आज की डिस्कशन में इतना ही। देख लेते हैं जल्दी से आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। देखो, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, ये आपको बताना है। मैच द फॉलोइंग, तो असम में है। बलराम योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये उड़ीसा ने शुरू की है। बुनकर योजना या नेक्कर योजना किसने शुरू की है, कर्नाटक ने शुरू की है। महाजाब पोर्टल्स जो है वो महाराष्ट्र का है। और हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मिलकर 5 शैक्षिक समझौते किए हैं, तो ये अफ़गानिस्तान ने किए हैं। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।